नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों ये कहानी चल रही है कन्यादान एक सौभाग्य और उसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों ये 5वां पार्ट है। ये पार्ट पढ़ने से पहले दोस्तों आपको इसके चारों पार्ट पढ़ने चाहिए, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनके बाकी के पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस पार्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मन अप टॉक पर जाकर के एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उन्हें लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस कहानी के पार्ट को शुरू करते हैं। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, पाखी कौन है? उनका पार्सल आया हुआ है, कुरियर मैन सभी को देखते हुए कहता है। तो सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पाखी भी सोच में पड़ जाती है कि मेरे लिए किसने कुरियर भेजा होगा। रचना जी उठ खड़ी होती है। पाखी मेरी बेटी है, किसने पार्सल भेजा है? क्या पाखी तुमने कुछ ऑनलाइन मंगवाया हुआ है क्या? रचना जी कुरियर मैन की तरफ देखते हुए कहती हैं। तो पाखी हैरानी से सोचते हुए बैठी है कि मैंने तो ऑनलाइन कुछ नहीं मंगवाया है, तो फिर किसने भेजा है? जी रमेश जी ने सबलपुर से भेजा है, कुरियर मैन ने रसीद को पढ़ते हुए उनसे कहा। तो रचना जी के चलते हुए कदम रुक जाते हैं। पाखी को हैरानी होती है कि पापा ने पार्सल भेजा हुआ है। पार्सल एक सूटकेस था जो पेपर से रैप किया हुआ था। रचना जी हैरान सी कुरियर मैन की रसीद पे हस्ताक्षर कर देती हैं और वो चला जाता है। शिल्पा बड़ी उत्सुकता से पार्सल खोलती है। एक सूटकेस है, जो सूटकेस के अंदर एक बहुत ही सुंदर सा शादी का जोड़ा और गहने हैं। पाखी को यकीन नहीं होता कि पापा ने शादी का जोड़ा भेजा है। इसका मतलब है कि पापा जानते हैं कि मेरी शादी होने वाली है। पाखी तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो जो तुम कह नहीं पा रही हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो। कुछ तो तुम्हारे दिल में है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। एक कॉफ़ी हाउस में पूरब पाखी के सामने बैठा उससे कहता है। वेटर कॉफ़ी रख जाता है। पाखी सामान्य दिखने की कोशिश कर रही है ताकि उसे पता ना चले कि अभी उसका दिमाग ठीक नहीं है। नहीं पूरब, ऐसी कोई बात नहीं है, और होगी भी तो वो मेरी ही समस्या होगी, तुम परेशान मत हो। पाखी तंज कसते हुए पूरब से कहती है। तो उसे हैरानी सी होती है। हालांकि पाखी ने कोशिश की कि वह टेढ़े मेढ़े जवाब ना दे, लेकिन वह अपने आप को रोक न सकी। पाखी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हमारी शादी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। हंसो मगर दिल से। पूरब आगे अपनी बात पूरी करते हुए उसे कहता है। तो उसकी हंसी छूट जाती है, जैसे उसे पूरब की बातें सिर्फ बातें ही लग रही हो। पाखी प्लीज़ यार, अगर आज हम एक दूसरे की परेशानी को नहीं समझेंगे तो आगे और भी समस्याएं होने वाली है। क्या तुम्हें इसका अंदाज़ा है? पूरब गंभीर होते हुए कहता है। पूरब पूरब रिलैक्स, तुम इतना एक्स्ट्रा क्यों सोच रहे हो? खुश तो हूं ना, देखो हंस भी रही हूँ। जैसा तुम चाह रहे हो वैसा तो कर ही रही हूँ ना, तो फिर समस्या क्या है? सब ठीक ही तो चल रहा है। पाखी आश्चर्य से उससे नज़र मिलाते हुए कहती है। तो यह नज़र चुराने लगता है, जैसे उसे पाखी की बातें चुभ रही हो। फिर पाखी कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है। उसे पूरब का उतरा हुआ चेहरा देखकर उस पे प्यार आने लगा है। यार पूरब, छोड़ो ना ये सब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे पानी पूरी खानी है, क्या तुम खिला रहे हो? पाखी उसे बहलाते हुए कहती है। तो वह उसकी ओर आश्चर्य से देखता है कि पाखी किसी बच्चे की तरह उसकी हाँ सुनने के लिए बेचैन हुई जा रही है। कभी कभी तो तुम मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हो, लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। पूरब मुस्कुराते हुए उससे कहता है। तो पाखी भी मुस्कुरा देती है, लेकिन वह पूरब को देखते हुए मन ही मन कहती है, इतना आसान भी नहीं पूरब मुझे समझना। घर में सुदेश जी बाहर से आते हैं। रचना जी किसी ख्याल में उलझी हुई सोफे पर बैठी है। सामने टेबल पे कुरियर से आया हुआ सूटकेस रखा हुआ है। मेहमान जा चुके हैं। रचना जी उस सूटकेस को देखते हुए अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही है, अपने पहले पति के बारे में सोच रही है। रमेश जी की कुछ झलकियां रचना जी की आंखों के सामने उभरने लगती हैं। कभी रमेश उनके साथ किचन में खाना पकाने में मदद कर रहे हैं, तो कभी रचना के बाल बना रहे हैं, कभी फूलों का गजरा दे रहे हैं, तो कभी सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखा रहे हैं। रचना जी मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। क्या हुआ, इतना भी कहाँ खोई हुई हो?
सुदेश जी रचना को खोया हुआ देखा तो पूछ पड़ते हैं और आकर सोफे पे बैठ जाते हैं। तो रचना जी थोड़ा हड़बड़ा सी जाती है अचानक से सुदेश की आवाज़ सुनकर, जैसे सुदेश ने रचना जी के मन में चल रहे ख्यालों को देख लिया हो। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो तो बस ऐसे ही मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, रचना जी टालते हुए हड़बड़ी में कहती हैं और फिर उठ खड़ी होती है। वह सुदेश से नज़रें चुराने लगती है। रचना, कहा ना मैंने, फिक्र मत करो, सब ठीक से हो जाएगा। सुदेश जी को लगता है कि वह शादी को लेकर परेशान है, इसलिए दिलासा देते हुए पत्नी से कहते हैं। तो रचना जी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे वह कहना चाह रही हो कि मुझे पता है कि तुम सब संभाल लोगे। रचना जी फिर किचन की तरफ चली जाती हैं। सुदेश जी सोफे पर सिर टिकाए हुए आराम से बैठते हैं, फिर मोबाइल में नज़र घुमा लेते हैं। सामने रखे सूटकेस पे उनकी नज़र पड़ती है तो वह सोचने लगते हैं कि ये किसने मंगवाया होगा। शायद रचना ने ही लिया होगा। वह मन ही मन विचार करते हैं। पाखी पानीपुरी के ठेले के पास खड़ी बड़ी उत्सुकता से पानीपुरी खा रही है। पूरब भी पानीपुरी खा रहा है। उसे यूं पाखी का खिलखिलाकर चहकना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे क्या देख रहे हो, कहीं नज़र तो नहीं लगा रहे हो, पाखी पानीपुरी खाते हुए उससे पूछती है। तो वह मुस्कुरा देता है, नहीं यार, तुम तो मेरी जान हो, वो तो तुम पे प्यार आ रहा है, तुम्हें किस करने का दिल कर रहा है, इसलिए मौका ढूंढ रहा हूँ, पूरब मजाक करते हुए उससे कहता है। तो पाखी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अरे, आज तो गजब ही हो गया, किसी को इतने दिनों बाद मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है। क्या बात है, पाखी पानीपुरी हाथ में लिए हुए उससे कहती है और फिर मुंह में डाल लेती है। तो पाखी को तीखा लगता है। भाई यार, तीखा बहुत है, पता नहीं ये लड़कियां कैसे खा लेती हैं, सिसियाते हुए पूरब कहता है। तो पाखी को हंसी आ जाती है। अब पता चला कि लड़कियां कितनी स्ट्रांग होती हैं, पाखी मजाक करते हुए उससे कहती है। तो पूरब भी सिसियाते हुए मुस्कुरा देता है। उसे पाखी का यूं चहकना अच्छा लगता है। भैया एक और देना, थोड़ी मिर्ची और डालना, पाकि आगे उत्सुकतावश पानीपुरी वाले से कहती है। तो पूरब को थोड़ा अजीब लगता है, एक तो पहले से इतना तीखा है और ये और मिर्ची डलवा रही है। पाखी, बस भी करो यार, पेट जलेगा इतना तीखा खाओगी तो, चलो आइसक्रीम खाते हैं, पूरब पाखी को टोकते हुए कहता है। तो वह आखिरी पानीपुरी खाती है। आहा, मज़ा आ गया। अब पूरब, मुझे भी तीखा लग रहा है, ऊ सी सी करती है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, पाखी कहते हुए सिसियाने लगती है। तो पूरब को मज़ा आता है, फिर वह सिसियाते हुए जल्दी से पानी पीने लगती है। तभी उसे खांसी आ जाती है, पानी उसके नाक गले में अटक जाता है, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। पाखी, पाखी तुम ठीक तो हो, पूरब पाखी को संभालते हुए कहता है। पाखी खांसते जा रही है। पूरब परेशान सा होने लगता है, उसे समझ में नहीं आता कि उसे अचानक से क्या हो गया। पासी खांसते हुए पूरब का हाथ पकड़ लेती है। पूरब जल्दी से उसे कुर्सी पे बिठाता है और रुमाल से उसका मुंह पोंछने लगता है। आसपास खड़े लोग हैरानी से देखने लगते हैं। पाखी आंखें मूंदे हुए है, उसका मुंह जल रहा है। पूरब परेशान सा पाखी का हाथ पकड़े उसे सहला रहा है। तभी एक व्यक्ति लाकर आइसक्रीम देता है, जो पूरब पाखी को खाने के लिए देता है, ताकि उसे तीखापन ना लगे। पाखी ने कुछ कहा नहीं, मेरा मतलब है कि वह खुश तो हुई होगी। सुदेश जी घर में सोफे पर बैठा पत्नी रचना से पूछता है। वह चिंतित से लग रहे हैं। पत्नी रचना बगल में सामान्य सी बैठी हुई है। कहा तो कुछ नहीं, बस रोए जा रही है। वो तो अच्छा है कि पूरब का फोन आ गया, तो वह फिर चली गई। सुदेश जी गहरी सांस लेते हैं, जैसे सामने रखा सूटकेस को वह पचा ना पा रहे हों। उन्हें बुरा लग रहा है, लेकिन उसे पता कैसे चला कि पाखी की शादी हो रही है। पाखी ने तो अपना फैसला बदल लिया था ना, कि वह उन्हें नहीं बुला रही। सुदेश जी रचना से पूछते हैं। तो रचना जी स्वयं हैरान है कि आखिर पाखी के पापा को पता कैसे चला कि पाखी की शादी हो रही है, किसने खबर दी होगी। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है, उनको पता कैसे चला होगा, शायद कोई उनका दोस्त वगैरह ने तो नहीं बताया होगा। रचना जी कुछ सोचते हुए कहती है। तो सुदेश चाय का कप उठाकर एक चुस्की लेते हैं। मोहल्ले की सभी औरतें पूछ रही थी कि शादी का जोड़ा किसने भिजवाया, और जवाब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो फिर आखिर में बोलना पड़ा कि आपकी बहन ने भिजवाया है। रचना जी बताते हुए कहती हैं, तुमने ऐसा क्यों कहा,
पाखी ने क्या सोचा होगा कि उसकी शादी का सारा क्रेडिट मैं ही लेना चाहता हूँ। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, वो तो सिसकते हुए अपने कमरे में चली गई थी। रचना, तुम तो जानती हो ना अपनी बेटी को, एक तो वो पहले से मुझसे नाराज़ रहती है, और तुम भी ना। सुदेश जी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहते हैं और अपना सिर पकड़ लेते हैं, जैसे उन्हें बहुत चिंता हो रही हो। तो मैं क्या कहती कि शादी का जोड़ा उसके पहले पापा ने भिजवाया है, और आप तो जानते हैं ना, यहाँ किसी को भी नहीं पता कि मेरी आपसे दूसरी शादी हुई है। बाकी आपकी बेटी नहीं है, उसके पिताजी कोई और हैं। रचना जी भावुक होते हुए कहती हैं। तो सुदेश जी को कुछ चुभ सा जाता है, मगर वह कुछ कहते नहीं हैं। मैं समझती हूँ आपके दिल में क्या चल रहा है, और शायद पाखी भी जानती है, इसलिए तो उसने कुछ कहा भी नहीं। सुदेश जी को गुस्से में देखते हुए रचना जी उनसे कहती है, ताकि सुदेश जी का गुस्सा शांत हो जाए। शाम हो चुकी है, पूरब कार चला रहा है। पाखी सीट पर सिर टिकाए हुए चुपचाप लेटी है, सामने से गुजर रही गाड़ियों को देख रही है। पूरब कार चलाते हुए एक नज़र पाखी को देखता है, और फिर सामने देखकर गाड़ी चलाने लगता है। पाखी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं तो हॉस्पिटल चलते हैं, पूरब पाखी से पूछता है। नहीं पूरब, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। पाखी सीट से सिर टिकाए हुए धीरे से जवाब देती है। पूरब पाखी के माथे पे हाथ फेरता है और प्यार से सहलाता है। पूरब, ठीक हूँ मैं, तुम कार चलाओ। पाखी पूरब का हाथ हटाते हुए कहती है, जो उसे बुरा लगता है। पूरब संकोचाते हुए पाखी को देखता है और फिर आगे देखते हुए कार चला रहा है। पापा, वो मेरी क्लास थी, इसलिए कॉलेज जाना पड़ा। विभू पापा से धीरे से कहती है, तो सुदेश जी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। तभी वंश भी बैग टांगे हुए आता है। रचना जी का दिल बैठ सा जा रहा है। तुम दोनों को समझ में नहीं आता कि घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और तुम दोनों घर से गायब हो। ये कौन सा तरीका है? सुदेश जी दोनों पे चिल्लाते हुए गुस्से से कहते हैं, जिससे रचना जी सहम सी जाती है। विभु मुंडी नीचे कर लेती है, लेकिन वंश को गुस्सा आ जाता है। लेकिन पापा, मेरे क्रिकेट का आज आखिरी मैच था, मेरा जाना ज़रूरी था, और वैसे अभी तो शादी कहाँ हो रही है, जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं हम पर। वंश की बात सुनकर सुदेश जी गुस्से से अपना आपा खो बैठते हैं। रचना जी का दिल धक धक किए जा रहा है। सुदेश जी गुस्से से उठ खड़े होते हैं और बेटे के करीब जाते हैं। बेटा उनसे नज़र चुराने लगता है। सुदेश जी गुस्से में एक तमाचा वंश के गाल पर लगा देते हैं। वह 2 कदम लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाता है। मम्मी चौंक पड़ती है। विभू तो तमाचे की गूंज सुनकर कांप उठती है। यही सीखा है तुमने? हाँ, या भूल चुके हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ? सुदेश आगे गुस्से से कहता है। रचना जी परेशान सी खड़ी रह जाती हैं। सुदेश के गुस्से के सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। वंश सिर झुकाए हुए गुस्से से चुपचाप खड़ा है। फिर सुदेश जी वहां से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। पाखी अपने घर के बाहर कार में से उतरती है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह बेमन से मुस्कुराते हुए पूरब को इशारे से बाय कहती है। पाखी बीमार सी थकी हुई दरवाज़ा खोलते हुए घर के अंदर आती है। सामने सोफे पे वंश गुस्से में तमतमाया हुआ बैठा है। रचना जी उसे बहला रही है। बगल में विभू खड़ी है। पाखी को देखते ही वंश का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह उसे घूरने लगता है। विभू को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मम्मी उन्हें संभाल रही है कि कहीं वह पाखी से कुछ कह ना दे। तभी वंश कांच का गुलदस्ता उठाकर पटक देता है। पाखी आश्चर्य से उसे देखती रह जाती है। मम्मी जी घबराते हुए चौंक पड़ती हैं। फिर वंश गुस्से से पाखी को घूरते हुए चला जाता है, जैसे वह कहना चाहता है कि एक दिन उसकी भी यही हालत होगी। पीछे पीछे विभू भी पाखी को घूरते हुए चली जाती है। मम्मी जी दुविधा में डूबी हुई रोने लगती है। पाखी को कुछ समझ में नहीं आता है कि माजरा क्या है और हुआ क्या है। क्यों वंश उससे इतना गुस्से में है? क्या बात हुई होगी? वंश अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देखते हुए मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा है। इससे पहले तो पापा सिर्फ गुस्सा ही करते थे, और आज हाथ भी उठा दिया, और वो भी उसके लिए जो उनकी कभी इज्जत ही नहीं करती, कभी उनकी बात नहीं मानती। लेकिन आज पापा ने मुझे उसकी वजह से मारा। वंश गुस्से से सोचते हुए मन ही मन कह रहा है। वंश, पीछे से किसी ने उसे पुकारा तो वह चौंक पड़ा, क्योंकि वह आवाज़ पाखी की थी। इसलिए उसने पीछे मुड़कर उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा।
पाखी समझ जाती है कि वह अभी भी गुस्से में है। वंश, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, गुस्सा हो, बहुत कुछ भरा पड़ा है तुम्हारे मन में, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम लोगों के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचा है और अब तो मैं जा भी रही हूँ। कम से कम अब तो मुझे मुस्कुराते हुए घर से विदा कर दो। पाखी भावुक होते हुए वंश से कहती है। तो उसे कुछ आभास होता है, मगर वह अभी भी गुस्से में है। वह शहर की चमकती हुई बिल्डिंग्स को देख रहा है। मैं ही गलत थी, हमेशा गुस्से में रहती थी, कुछ भी सोचा करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो वैसे वैसे मुझ में अपने आप परिवर्तन सा आ रहा है। ये घर, तुम, विभू, मम्मी, पापा सब मुझसे छूट जाएंगे, फिर तो कभी कभार ही आना होगा। पाखी आगे सोचते हुए उससे कहती है और भावुक होने लगती है। तो वंश का दिल भी पिघलने लगता है, मगर वह अभी भी अपने गुस्से को छोड़ना नहीं चाहता। दरवाजे के पास खड़ी विभू सब सुन रही है। उसे भी बुरा लग रहा है कि वह पाखी के बारे में कितना गलत सोचती थी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों की अपेक्षा मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, ताकि पापा को ये न लगे कि मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। पहले नहीं समझती थी, पर अब सब महसूस होता है, सब दिखाई देता है। पाखी आगे भावुक होते हुए कहती है। तो वंश मुड़कर पाखी को देखता है। पाखी मायूस सी कहीं खोई हुई है। सामने दरवाजे के पास खड़ी विभू भी भावुक होने लगती है। दीदी, आई एम सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वंश माफ़ी मांगते हुए उससे कहता है। तो पाखी मुस्कुरा देती है। वंश, तुम्हें याद नहीं होगा, जब तुम्हें बचपन में कुछ चाहिए होता था तो तुम मुझसे आकर कहते थे, क्योंकि पापा तुम्हें डांट देते थे। फिर मैं पापा से कहकर तुम्हारे लिए खिलौने लाती थी। पाखी सोचते हुए उससे कहती है, तो वह भी सोचते हुए मुस्कुरा देता है। विभू की भी आंखें भर आती हैं। पर हमारे बड़े होते ही हम सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। ये रिश्तों की कड़ी को इतना ढीला कर दिया कि सब अपने आप दूर होते चले गए। पाखी आगे सोचते हुए कहती है, जैसे वह अपने पुराने दिनों को सोच रही हो। पीछे से विभू भी सिसकते हुए आ जाती है। पूरब कुछ सोचते हुए अपने घर में आता है तो सामने मम्मी और बहन शालू आपस में मोबाइल में कुछ देखते हुए बातें कर रही हैं। देखो, पूरब आ गया, मम्मी इसकी राय ले लेना, नहीं तो बाद में हम में कमियां निकालता रहेगा। शालू पूरब को आता देख कहती है। तो मम्मी उत्सुकता से मुस्कुरा देती है। पूरब बेटा, देखो तुम्हारे लिए शेरवानी कैसी रहेगी, कितना प्यारा है ना, तुम पर बहुत जचेगा, आओ तुम भी देख लो। मम्मी जी उत्सुकतावश उससे कहती है और फिर मोबाइल में शेरवानी की फ़ोटो दिखाने लगती है। पूरब का मन उतरा हुआ है। वह बेमन सा शेरवानी की फ़ोटो देखता है, जो उसे कोई खास नहीं लगता। मम्मी, आपको पसंद है ना, तो फाइनल कर लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। पूरा मुंह लटकाते हुए उससे कहता है, जैसे वह किसी बात को लेकर खुश ना हो। तो शालू को थोड़ा अजीब लगता है। ये देख लो मम्मी, मैंने कहा था इसका कोई भरोसा नहीं है, आने दो पाखी को, फिर तेरी कैसी क्लासें लगवाती हूँ, तब मेरी तेरी सारी अकड़ अपने आप छूट जाएगी। शालू पूरब की खिंचाई करते हुए कहती है। तो वह उसे देखकर मुंह बनाकर चिढ़ाता है। मम्मी मुस्कुराते हुए मोबाइल में शेरवानी देखी जा रही है। मम्मी देखो ना, ये मुझे चिढ़ा रहा है, शालू खिसियाते हुए मम्मी से कहती है। तो मम्मी हैरानी से उसे देखने लगती है, जैसे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया हो। तो तेरी आरती उतारूं, शक्ल देख ले आईने में, तुझसे बेहतर तो चूहिया होती है। पता नहीं जीजा जी ने क्या देख लिया तुझ में जो शादी कर ली। पूरब शालू को चिढ़ाते हुए कहता है। तो शालू हैरान सी हो जाती है। मम्मी, उसका मैं खून पी जाऊंगी, रुक तुझे बताती हूँ। मुझे चूहिया बोलता है, रुक तू, तेरा मुंह नहीं तोड़ दिया ना तो फिर कहना। शालू खिसियाते हुए पूरब को मारने के लिए दौड़ती हुई कहती है। तो वह भागता है और उसे छकाने लगता है। चुईया, चुईया, उससे भी बदतर है तू, चुईया कहीं की, पूरब चिढ़ाते हुए कहता है और हंसते हुए छका रहा है। तो शालू खिसियाई हुई उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। मम्मी हैरान सी होती जा रही है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों। शालू, पूरब, इतने बड़े हो गए हो फिर भी झगड़ा कर रहे हो, कोई क्या कहेगा। मम्मी जी परेशानी से कहती हैं। तो पूरब सोफे के पीछे से
चिढ़ाते हुए खड़ा है और शालू किसी शेरनी की तरह उसके सामने खड़ी है। रुक सूअर, कुत्ता पिल्ला, तुझे बताती हूँ, मेरे हाथ लगा तो जिंदगी में कभी चुईया नहीं बोलेगा, शालू खिसियाते हुए कहती है। तो पूरब उसे और चिढ़ाते हुए अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? अब बच्चे नहीं हो जो इस तरह से लड़ रहे हो। शालू रुक जाओ, तुम तो समझदार हो ना, मम्मी हैरानी से चिल्लाते हुए कहती है। शालू गुस्से से दरवाज़ा पीट रही है। दरवाज़ा खोल रे सूअर, डर गया ना मुझसे? जानती हूँ तुझ में हिम्मत नहीं है, गधा कहीं का। शालू दरवाजे को पीटते हुए गुस्से से कहती है तो मम्मी हैरानी से अपना माथा पीट लेती है कि कब ये बड़े होंगे, अभी भी किसी बच्चे की तरह झगड़ रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक अगले पार्ट में। तब तक दोस्तों आप कहानी पढ़िएगा और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपके ही कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।